चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर क्लिक करें। सारे देश में बहस हो रही है एजुकेशन पॉलिसी को लेके। कितनी हमारी सरकारें एजुकेशन को इंपॉर्टेंस देती हैं इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि पहली पॉलिसी 68 में आएगी, फिर 86 में आएगी, कुछ थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन नरसिम्हा राव सरकार ने 92 में किया और अब ये 2020 में प्रधानमंत्री मोदी जी इस पॉलिसी को लाए हैं। मैं समझता हूं कि ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट बड़ा एम्बिशियस और बड़ा प्रोग्रेसिव डॉक्यूमेंट है। उम्मीद करता हूं कि ये इंप्लीमेंट हो, लेकिन बहुत लंबी डेडलाइन इसके इंप्लीमेंटेशन की प्रेस्क्राइब की गई है। 2040 तक इंप्लीमेंट होना है। और जैसे कहते हैं कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, तो मुझे नहीं मालूम कि तब तक क्या और देश में हालात बनेंगे। लीगली जरा समझ लीजिए कि पॉलिसी जो है लॉ नहीं है, तो ये एक लूज कमिटमेंट है सरकार का, ये एक गाइडलाइन है। इसके लिए फिर अलग अलग से आपको लॉ बनाने पड़ेंगे। जैसे अगर आपको यूजीसी को हटाना है, जैसा कि इसमें प्रपोज्ड है, तो यूजीसी का जो एक्ट है 1956 का, उसको रिपील करना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल यह है कि हमें यह समझना चाहिए कि एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। राज्य और केंद्र दोनों अपने अपने इसमें लॉज बना सकते हैं। ज्यादातर जो हमारी यूनिवर्सिटीज है वो स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, तो क्या कंसेंसस इस पे इवॉल्व होगी राज्यों की तरफ से, वो देखने की बात है। लेकिन मैं जरा सा ये बात आपको पहले बता दूं कि जो 86 की पॉलिसी थी उसमें फोकस था एक्सेस पे, सबको पढ़ाई मिल जाए, इक्विटी पे, क्वालिटी पे, अफोर्डेबिलिटी पे और अकाउंटेबिलिटी पे। इस पॉलिसी में यह कहा जा रहा है कि भाई वो जो 86 की पॉलिसी थी उसमें क्वालिटी पे फोकस नहीं था। यह बात सही नहीं है, क्वालिटी शब्द उसमें दिया हुआ है। फिर 2020 की जो पॉलिसी है उसमें जो फोकस है वो फ्लेक्सिबिलिटी पे है। हार्ड सेपरेशन ऑफ डिसिप्लिन नहीं होगा, यानी साइंस वाला आर्ट्स के सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता और आर्ट्स वाला साइंस, ये पुरानी बातें हो गई हैं, ये खत्म की जाएंगी। मल्टी डिसिप्लिनैरिटी पे फोकस है और क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग पे फोकस है। लाइफ स्किल्स पे फोकस है। इथिक्स एंड ह्यूमन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज पे फोकस है। अब मैं आपको बताऊं कि जेएस वर्मा कमेटी पहले बनी थी, उसने फंडामेंटल ड्यूटीज यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाएं उस पर पूरी एक रिपोर्ट दी। राइट्स का जिक्र नहीं आ रहा है, इथिक्स, ह्यूमन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज का जिक्र आ रहा है। जो अथॉरिटेरियन सिस्टम होता है उसमें नागरिकों की जो ड्यूटीज हैं उन पे बल दिया जाता है और जो उनकी फ्रीडम्स हैं उनका जिक्र नहीं होता। आप देख लीजिए, जब भारत का संविधान बना तो उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज नाम की कोई चीज नहीं थी। कौन लाया ड्यूटीज? इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी। और इंदिरा जी भी फंडामेंटल ड्यूटीज को फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में नहीं ला पाई कि दोनों बराबर हैं। फ्रीडम और ड्यूटी बराबर नहीं है मॉडर्न लिबरल डेमोक्रेसी में। राइट्स ऊपर हैं और ड्यूटीज नीचे हैं। एक बात और समझ लीजिए कि यह अच्छी बात आ गई कि इसमें क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी पे फोकस है, लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग काहे से डेवलप होती है? प्रश्न पूछने से, डिसेंट से डेवलप होती है। जिस तरीके से हमने जेएनयू को ट्रीट किया, जिस तरीके से सीएए प्रोटेस्टर्स को हमने ट्रीट किया और कर रहे हैं, उससे हमें यह नहीं लगता कि हम क्रिटिकल थिंकिंग को अप्रिशिएट करते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग के लिए यह भी जरूरी है कि लिबरल आर्ट्स को इंपॉर्टेंस दी जाए। एक पिछले 25 सालों में, और इसके लिए मोदी सरकार के ऊपर कोई ब्लेम नहीं है, हमारी जो कांग्रेस की भी सरकारें रही हैं, हमने इतना ज्यादा प्रोफेशनल एजुकेशन, इंजीनियरिंग, एमबीए, इन सब को एम्फेसाइज किया कि लिबरल आर्ट्स जो है वो कहीं ना कहीं उसकी महत्ता को लोग भूल गए। एक इंजीनियर, एक प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट हो सकता है, लेकिन अगर उसने ह्यूमैनिटीज और लिबरल आर्ट्स नहीं पढ़ी
तो वो एक पूरा मुकम्मल सिटीजन नहीं बन सकता। उसको इंसानों की सफरिंग्स और पेन्स का सही अंदाजा नहीं होगा। इसलिए हमने अमोरल कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल्स बनाए और हमने केयरिंग और ह्यूमेन जो है सिटीजन्स नहीं बनाए। इस पॉलिसी में यह भी एक अच्छी चीज है कि डाइवर्सिटी पे भी बात की गई है, इक्विटी और इंक्लूजन की भी बात की गई है। मगर फिर वही मसला, जब आपका 70% आज हायर एजुकेशन प्राइवेट हैंड्स में चला गया है, इसमें कहा जा रहा है कि कमर्शियलाइजेशन नहीं होगा एजुकेशन का, लेकिन प्राइवेटाइजेशन को लगता है इनकरेज किया जा रहा है। आप सोचिए कि फी रेगुलेशन की बात हो रही है और यह कहा जा रहा है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज 50% तक स्कॉलरशिप देंगी। अरे भाई, जब आप उनकी फी रेगुलेट कर लेंगे तो स्कॉलरशिप कैसे देंगे? दूसरी चीज ये कि मुझे यह खुशी है कि इसमें पब्लिक एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को रिकॉग्नाइज किया गया। तमाम सरकारें देख लीजिए, 25 सालों में हमने कितने सरकारी इंटर कॉलेजेस, हाई स्कूल बनाए। पूरी स्कूल एजुकेशन प्राइवेट हैंड्स में चली गई। मदर टंग की बात हो रही है, बहुत अच्छी बात है। संविधान में भी दिया हुआ है 350A में कि प्राइमरी एजुकेशन मदर टंग में दी जाएगी, लेकिन क्या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस उसे मानेंगे? एक और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, जस्टिस A.K. पटनायक का, कि अगर कोई आशंस उसे मानेंगे। एक और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, जस्टिस A.K. पटनायक का, कि अगर कोई आदमी नहीं पढ़ना चाहता मदर टंग में तो वो भी उसको फोर्स नहीं किया जाता। एक चॉइस की बात हो रही है। मुझे खुशी है कि इस पॉलिसी में, और प्रधानमंत्री जी प्रशंसा के पात्र हैं, उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने स्टूडेंट चॉइस की जिक्र किया है। इसमें एग्जिट अलाउ किया गया है। तो जैसे हमारा 86 का मॉडल था कि 10+2, अब 5+3+3+4 है। और वो पुरानी बात कि 5 to 8 फाउंडेशनल होगा, 8 to 11 प्रिपरेटरी होगा, 11 to 14 मिडिल होगा, 14 to 18 सेकेंडरी होगा। अरे हमारे दादाजी वगैरह जो है उनके बारे में हम लोग कहते थे, अरे साहब फला मिडिल पास है। हम शायद उसी तरफ जा रहे हैं। देखिए, जो यूपीए की पॉलिसीज थी उसमें एक अच्छी पॉलिसी राइट टू एजुकेशन एक्ट था। एक लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क क्रिएट किया गया था एजुकेशन के बारे में। अब इसमें इस लॉ में कमी यह रह गई थी कि यह सिर्फ 6 से 14 साल 6 to 14 कवर करता था। मैं समझता हूं कि मोदी सरकार का बहुत अच्छा कदम है कि प्री स्कूल भी इसमें इंक्लूड किया जा रहा है और अब इसको 18 तक बढ़ाया जा रहा है। और यह भी बहुत अच्छी बात की जा रही है कि मिड डे मील जो है वो भी जो है प्री स्कूल में भी दिया जाएगा। 3 लैंग्वेज फार्मूले का जिक्र है। अच्छी बात है कि हिंदी इंपोज नहीं की गई, क्योंकि स्टालिन अब भी इसको विरोध कर रहे हैं। क्लासिकल लैंग्वेजेस में पर्शियन का भी जिक्र आ गया। फॉरेन लैंग्वेजेस में कई लैंग्वेजेस का जिक्र है, लेकिन अरबिक का जिक्र नहीं है, जबकि अरबिक जो है वो यूनाइटेड नेशंस की भी लैंग्वेज है और 40-45 कंट्रीज की वो लैंग्वेज है। बहुत अच्छी इसमें एक प्रपोजल है कि करिकुलम का रिडक्शन होगा, लेकिन जैसा अभी 30% रिडक्शन में हमने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सिटीजनशिप, नेशनलिज्म, फेडरलिज्म, ये अगर हमने इस रिडक्शन में टॉपिक्स निकाल दिए तो फिर एक वही मुकम्मल वर्सटाइल सिटीजन जो है वो हमको नहीं मिलेगा। एक और बात इंडियन हायर एजुकेशन के बारे में मैं कहता रहा हूं, अपने एजुकेशन सेक्टर के बारे में, कि इट इज ओवर रेगुलेटेड, अंडर फंडेड, इनफैक्ट ग्रॉसली अंडर फंडेड। पैसे सरकार नहीं देती है लेकिन रेगुलेट करती हैं। इम्तहान भी जो होंगे सारी यूनिवर्सिटीज के लिए यूजीसी ही तय कर देगी। हर यूनिवर्सिटी के अलग हालात हैं, हर यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स की प्रोफाइल अलग है, उनके कोर्सेज अलग हैं। हमें अपनी यूनिवर्सिटीज को ट्रस्ट करना चाहिए। बात हो रही है कि अब बोर्ड ऑफ गवर्नर्स आएंगे। ये एक अच्छी बात कही गई कि साहब रेगुलेशन जो है वो कम किया जाएगा, लेकिन जो इसमें एक्सप्रेशन यूज्ड है लाइट बट टाइट, जैसे ही टाइट हो गया वो लाइट नहीं रहा। मेरे ख्याल से हमको ये जो यूनिवर्सिटीज में ऑलरेडी सिस्टम है, बोर्ड ऑफ स्टडीज है डिपार्टमेंट पे, फैकल्टी बोर्ड है फैकल्टी पे, एग्जाम पे फोकस नहीं रहेगा, ये बहुत अच्छी चीज है।
ये एग्जाम सेंट्रिक एजुकेशन सिस्टम में लर्निंग कंप्रोमाइज होती है। अब ये कि हमारा कहते ना कि व्हेन यू आर इन रोम डू व्हाट्स द रोमन्स डू, ऊंट बिला हुआ ले गया तो हम्बे हम्बे कहिए। तो जो अभी यूनिवर्सिटीज में लोग हैं उनको एग्जाम कराने पड़ रहे हैं क्योंकि एग्जाम सेंट्रिक सिस्टम अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं ये समझ रहा हूं कि इसमें जो एक कॉमन टेस्ट वाली बात आ रही है, ये समझते हैं हम लोग कि एक टेस्ट पूरे देश के लिए, सारे विश्वविद्यालयों के लिए हो गया तो ये बड़ा स्टूडेंट फ्रेंडली होगा। ये बात सही नहीं है। जो कॉमन टेस्ट पे रिसर्चेस हुई हैं वेस्ट में, वो ये बताती हैं कि कॉमन टेस्ट एक्सक्लूजनरी होते हैं, इलिटिस्ट होते हैं। इसमें वाइट्स का फायदा हुआ है, जो हमारे गांवों में लोग रहते हैं, जो हमारे वर्नाकुलर मीडियम से लोग पढ़ के आते हैं। मैंने नीट के बारे में भी ये बात लिखी थी कि कॉमन टेस्ट जो है वो उतनी अच्छी चीज नहीं है जितनी हम समझते हैं। फिर एक चीज जो है मुझको ये भी कहनी है इस पॉलिसी के बारे में कि ये एक बात हो रही है कि जो सिंगल डिसिप्लिन यूनिवर्सिटीज हैं उनको अब मल्टी डिसिप्लिन यूनिवर्सिटीज किया जाएगा। अब जो सिंगल डिसिप्लिन यूनिवर्सिटीज हैं, आईआईटीज हैं, आईआईएम्स हैं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं, इनका बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि इंटीग्रेशन ऑफ नॉलेज होना चाहिए और इन यूनिवर्सिटीज में भी और कोर्सेज आने चाहिए। हमने नालसर में ऑलरेडी एमबीए इसीलिए शुरू कर रखा है, तो हम अहेड हैं इस मामले में। तो ये एक अच्छी बात है कि इस पॉलिसी में 6% जो है वो जीडीपी का एजुकेशन में खर्च करने की बात है। कई बार ये पार्टीज के इलेक्शन मैनिफेस्टो में बात आती रही लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हुई। अभी भी मुझे उम्मीद कम है कि ये इंप्लीमेंट हो पाएगा। रिसर्च और इनोवेशन इन्वेस्टमेंट में हम अभी खर्च कर रहे हैं सिर्फ 0.69% ऑफ जीडीपी। यूएसए कर रहा है 2.8%, चाइना कर रहा है 2%, इजराइल कर रहा है 4.3%, साउथ कोरिया कर रहा है 4.2%। यानी हम जितना कर रहे हैं उससे 3 गुना हमें बढ़ाना है अगर इनोवेशन और क्रिएटिविटी और रिसर्च को हमें बढ़ाना है। एक चीज ये भी अच्छी आई है इसमें कि एमफिल खत्म कर दी गई है। मेरे ख्याल से एडमिशन डायरेक्ट पीएचडी में होना चाहिए, बल्कि बीए के बाद, जैसे कि नालसर में हमने स्कीम शुरू की है कि एलएलबी के बाद, बीए एलएलबी के बाद हम डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन देते हैं। और पीएचडी मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ऑलमोस्ट पूरी तरह फुल्ली फंडेड होनी चाहिए। मैं ये समझ रहा हूं कि इस पूरी पॉलिसी में बहुत सी अच्छी चीजें आई हैं। जेंडर बैलेंस की बात की गई है। अभी तक ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है वेमेन का, और इस पे एक थोड़ा बहुत रिसर्च की और रिसर्च की और पार्टिसिपेशन की जरूरत है। यूनिवर्सिटीज में टीचर्स की ऑटोनॉमी, तो हम टीचर्स को करिकुलम बनाने की ऑटोनॉमी दें, इसमें आ गई पॉलिसी में, और इवैल्यूएशन की ऑटोनॉमी दें। हमारे यहां अभी भी टीचर्स को उतनी ऑटोनॉमी नहीं है। मल्टी डिसिप्लिनैरिटी की बात हुई लेकिन कई मल्टी डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स के नाम नहीं आए। जेंडर स्टडीज का, विमेन स्टडीज, दलित स्टडीज, कल्चरल स्टडीज, एक्सक्लूजन स्टडीज, इन चीजों के नाम नहीं आए। एक और कमी मुझे जो लग रही है वो ये कि रिजर्वेशन पॉलिसी एजुकेशन में, टीचर्स में रिजर्वेशन, स्टूडेंट्स में रिजर्वेशन, उसके बारे में नहीं आई। मैं समझता हूं जो समाज की विभिन्नताएं हैं, डाइवर्सिटी है, वो हमारी यूनिवर्सिटीज में नजर आनी चाहिए। बहुत कम वाइस चांसलर्स दलित वाइस चांसलर्स हैं। वो दलित रिप्रेजेंटेशन जो है उसको जरूर बढ़ाने की बहुत जरूरत है। मैं ये समझता हूं कि इन ऑल ये पॉलिसी जो है ये एक अच्छी पॉलिसी है, लेकिन अब हमको एंटी इंटेलेक्चुअल, एंटी लिबर्टी, एंटी डिसेंट पॉलिसीज को बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। समाज में रिसर्च और इनोवेशन जो है जब होता है जब चैलेंज किया जाता है। डिसेंट जो है वो आगे ले जाती है रिसर्च को। जो पिछली भी बातें होती हैं उनको क्वेश्चन करने से रिसर्च शुरू होती है और क्रिएटिविटी होती है। मैं समझता हूं हमारे एंशिएंट हेरिटेज की बात हो गई, इसमें ये अच्छी चीज है, लेकिन फिर भी जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में गैप है
उसको अगर हम भरें इस पॉलिसी के जरिए तो ये बहुत अच्छी चीज होगी। अब ये फॉरेन यूनिवर्सिटीज का मामला है, ये बड़ा राजनीतिक दलों का मसला रहता है कि जब वो विपक्ष में होते हैं एक बात कहते हैं, सत्ता में आते हैं दूसरी बात कहते हैं। 2010 में यूपीए जो थी वो बिल लाई थी फॉरेन यूनिवर्सिटीज के बारे में, तब बीजेपी ने उसका विरोध किया था। लेकिन अब ये बात हो रही है कि जो विश्व की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज हैं उनको भारत में आने दिया जाएगा। मेरे हिसाब से शायद उसमें एक लॉ बनाया जाएगा। अब उसमें यही मसला है कि वो जब यूनिवर्सिटीज आएंगी तो हमारी यूनिवर्सिटीज के अच्छे टीचर्स जो हैं वो उन यूनिवर्सिटीज में चले जाएंगे। ये बात कही गई कि अगर हमें टीचिंग को अट्रैक्टिव बनाना है तो उसमें उनके पैकेजेस को बहुत इंप्रूव करना पड़ेगा। देखिए, तब लोग टीचिंग में आएंगे जब जो कॉरपोरेट वर्ल्ड में उन्हें सैलरी दी जा रही है वो टीचर्स को मिलेगी। और आप ये देखिए, जैसे 4 ईयर बीए वाली बात मैंने आपसे कही, क्योंकि अब ये अच्छी बात आ गई कि साहब 1 साल बाद चले जाएं तो डिप्लोमा मिलेगा, और सेकेंड ईयर में चले जाएं तो एडवांस डिप्लोमा, थर्ड ईयर में एग्जिट करें तो बीए, और फोर्थ ईयर होगा तो रिसर्च वाला होगा। अच्छा प्रपोजल है। लेकिन आप देखिए वही विपक्ष की बात, जैसे ही ये सरकार आई थी दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये ऑलरेडी था, उस वाइस चांसलर का क्रिटिसिज्म किया गया और इसको स्क्रैप किया गया। ये एक बहुत अच्छी चीज इस पॉलिसी में आ गई कि इसमें यह कहा गया कि जो हमारा ग्रॉस इनरोलमेंट है जो अभी 26.3% है उसको बढ़ा के 50% तक ले जाया जाएगा 2035 तक। मैं समझता हूं कि इसको अप्रिशिएट करने की जरूरत है और पॉलिसी में कई चीजें पॉजिटिव हैं। मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा एमएचआरडी मिनिस्टर को, और मुबारकबाद देना चाहूंगा यूजीसी चेयरमैन को और प्रधानमंत्री जी को कि कम से कम एक अच्छी पॉलिसी सामने आई है, और हम उम्मीद करते हैं कि ये पॉलिसी इंप्लीमेंट होगी। जो कुछ क्रिटिसिज्म मैंने आपके सामने पेश किया, मैं समझता हूं उसको धीरे धीरे करके खत्म कर लिया जाएगा। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को वाइडली शेयर कीजिए और बेल आइकन को हमारे जरूर क्लिक कीजिए